हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। मेरे लेक्चर्स जो है वो 10th, 12th, बीएससी, एमएससी के साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो टाइम को ज़्यादा नहीं खर्च करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल मतलब कोशिका। तो सेल या कोशिका, सबसे पहले बात होती है कि सेल या कोशिका होती क्या है। तो सेल और कोशिका क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, यानी कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल या कोशिका कहलाती है। सेल के बिना कोई भी शरीर या कोई भी सजीव का शरीर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं कि प्लांट की जो कोर्क थी, उस कोर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कुछ छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक संरचनाओं को देखा। किसको देखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, जो कि कैसी होती है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर? इस टाइप की। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, जिसके अंदर खाली कक्ष उन्हें दिखाई दिए थे। ठीक है, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई दी थी। हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को उन्होंने देखा था, यानी कि खाली रिक्त स्थान थे इसके अंदर, कक्ष देखे थे, कोठरियां इन्होंने देखी थी। ठीक है, इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में बताया था। फिर ये जो कोर्क के अंदर, कोर्क की स्लाइस के अंदर इसको देखा था, सेल को देखा था, वो कैसी सेल थी? वो थी डेड सेल। कैसी थी वो? डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने यानी कि किस तरह की कोशिका की खोज करी थी? वो करी थी डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से किसकी खोज करी थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दे रही है, जिसके बीच में कि क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, खाली कक्ष होते हैं। इनको बाद में एक साइंटिस्ट ने, फेलिक्स ड्रुजार्डी ने 1935 के अंदर देखा कि इन खाली रिक्त स्थानों में भी कुछ लिविंग या सजीव पदार्थ पाए जाते हैं, लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनको फेलिक्स ड्रुजार्डी ने क्या नाम दिया? सार्कोड नाम दिया। ठीक है, उसे क्या नाम दिया था? सार्कोड नाम दिया था। सबसे पहले इसको देखा गया कि इसके अंदर खाली रिक्त स्थान नहीं होते, इसके अंदर भी कुछ द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि आगे क्या होता है कि जो सार्कोड है, इसको आगे चल करके पुरकिंजे ने क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लास्ट नाम दे दिया, यानी कि सार्कोड का क्या कर दिया? रीनेम कर दिया और उसको क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लास्ट नाम दे दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने जो ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड्स की जड़ों के अंदर उन्होंने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं सेल थ्योरी के ऊपर, यानी कि कोशिका सिद्धांत के ऊपर। कोशिका सिद्धांत जो साइंटिस्ट थे कोशिका सिद्धांत को देने वाले, वो थे मैल्थियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। अब बात करते हैं एक एक साइंटिस्ट के बारे में। मैल्थियस स्लाइडन जो थे, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। और थियोडोर स्वान कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। मैल्थियस जो स्लाइडन है, उन्होंने 1938 में इन्होंने क्या किया था? जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर वेरियस क्या देखी थी? उन्होंने सेल्स को देखा था, विभिन्न प्रकार की सेल्स को देखा था। और स्वान ने क्या किया था? एनिमल्स के अंदर वेरियस टाइप की क्या देखी थी? उन्होंने कोशिकाएं देखी थी। ठीक है, मैल्थियस स्लाइडन क्या है? जर्मन के बॉटनिस्ट है, और थियोडोर स्वान क्या है? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट है। अब हम चलते हैं कि जो सेल थ्योरी है ये क्या थी। तो सेल थ्योरी जो इन्होंने दी थी, इन्होंने बताया था कि कोशिका जो होती है
वो पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है। ये तो दे तो दिया इन्होंने, लेकिन इसको ये क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में बताया था कि ये जो कोशिका होती है, नई कोशिका जो होती है, वो पुरानी कोशिकाओं से बनी हुई होती है। और पुरानी कोशिकाओं से कैसे बनती है, सेल डिवीजन के द्वारा। यानी कि कोशिका जब विभाजित होती है तो इस कोशिका विभाजन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, और इसी को इन्होंने क्या कहा था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूलो, यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आ जाता है, ओमनी सेल्यूलर सेल्यूलर के बारे में कि किसने दिया था, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं, सारकोड के लिए भी बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट हुक यानी कोशिका की खोज के लिए भी बन जाते हैं, केंद्र की खोज के लिए भी बन जाते हैं। तो ये सारे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी सही क्वेश्चन है, तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, यानी कि कोशिका सिद्धांत के अब हम फंडामेंटल फीचर्स देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, तो उनको हम ढंग से सुन लेंगे। तो पहला है, ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोशिका के द्वारा ही बने हुए होते हैं। कोशिका के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं होता है। कोशिका से, चाहे एक कोशिका से बना हो या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ हो, लेकिन शरीर या सजीव जो होता है वो हमेशा कोशिका से ही बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। Each cell is made of a small mass of protoplasm, यानी कि प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म से ही क्या होता है, कोशिका बनती है। ठीक है, उसके बाद में बात होती है हैविंग ए न्यूक्लियस इन इट्स इनसाइड, यानी कि इसके अंदर एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट ए सेल वॉल ऑन इट्स आउटसाइड। ये जो संरचना होती है ये किससे घिरी हुई रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। और साथ में इसके ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट जो है ये बता रहा है कि ये जो संरचना है कोशिका, वो पूरी की पूरी किसके द्वारा बनी हुई होती है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक छोटा सा मास होता है प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, साथ में इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ या तो ये सेल वॉल हो सकता है या सेल वॉल नहीं भी हो सकता। यदि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होगी तो वो होगी प्लांट सेल। वो कौन सी होगी, प्लांट सेल, पादप कोशिका। और यदि सेल वॉल नहीं होगी तो वो कौन सी होगी, एनिमल सेल। ठीक है, यानी कि जंतु कोशिका, यानी कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो वो होगी प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट होगा तो वो क्या होगी, एनिमल सेल। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स पढ़े थे। अब तीसरा पॉइंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो किससे होता है, पहले की या पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये तो थी फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी का। अब है मॉडर्न सेल थ्योरी की। आधुनिक टाइम पर जो कोशिका सिद्धांत चलता है वो क्या चलता है, वो तीनों साइंटिस्ट स्लाइडन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो को मिलाकर के ही बनाई गई है मॉडर्न सेल थ्योरी। चलो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, शरीर की संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि मतलब जो कोशिका है
वो सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। कैसे होती है संरचनात्मक इकाई? क्योंकि जो कोशिका होती है उसकी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? कोशिका से। ठीक है, कोशिका या तो एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। एक होगी तो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, दो होगी तो क्या होगा? वो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, तो यानी कि कोशिका की जो शरीर है सजीवों का वो किससे मिलकर के बना है? कोशिका से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ईच सेल इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड ए कवरिंग मेम्ब्रेन। जो हमने फंडामेंटल फीचर में भी पढ़ा था कि जो प्रत्येक कोशिका होती है वो उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म से मिलकर के बनी हुई होती है सेल। उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस को चारों तरफ से कौन कवर करे हुए रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दियर प्रोडक्ट्स। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर किससे बना हुआ होता है? कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, वही बात थी जो अभी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट आगे है यहाँ पर व्हाइल ए सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ढंग से सुनना है। While a cell can survive independently, the cell organelles cannot do so। मतलब जब यदि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ऑर्गन्स भी ऐसा कर सकता है। नहीं, सेल ऑर्गन्स का अपना अपना कार्य होता है, लेकिन उनमें उपस्थित कोशिकाएं अपना क्या करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड सेल। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक जो सूचनाएं होती है, किसके अंदर होती है आनुवांशिक सूचनाएं? हम सब लोग जानते हैं डीएनए के अंदर होती है। तो ये जो डीएनए के रूप में, ये डीएनए जो होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के रूप में होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है, और केंद्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। ठीक है, तो क्लियर हो रही है ये लाइन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड सेल। मतलब कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर होती है। लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। मतलब कोशिकाओं के रूप में जो लाइफ पासेस, ये जो सूचनाएं होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी चली जाती है। कैसे जाती है? जैसे कि हम बात करते हैं ओगोनियम की, स्पर्मोगोनिया की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? डिवाइड होंगी। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी, और साथ में उनकी जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी क्या? मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सेल टाइप, यानी कि कोशिका के प्रकार। कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। किस बेस पर होती है? ये मोस्टली न्यूक्लियस के बेस पर, यानी कि केंद्रक के बेस पर होती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिसे हिंदी में प्रोकैरियोटिक सेल को कहा जाता है असीम केंद्र की कोशिका, और यूकैरियोटिक को हिंदी में कहा जाता है ससीम केंद्र की कोशिका। चलो हम इनके बारे में एक डिफरेंट करके पढ़ लेते हैं। इन डिफरेंट से हमको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सबसे पहले हम डिफरेंट करके सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रेजेंसी, एब्सेंसी या अदर कुछ थिंग से हम इसको क्या कर सकते हैं? दोनों को समझ सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली के ऊपर जो श्वसन एंजाइम्स होते हैं,
ठीक है, जो क्या होते हैं, श्वसन एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? श्वसन कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लेयर्ड वाले जो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो श्वसन क्रिया तो होगी क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जीवित होती है, तो उसके लिए श्वसन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली के ऊपर श्वसन एंजाइम नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन इसकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, विभेदित और कैसी होती है, जटिल, यानी कि थोड़ी सी टफेस्ट स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक जो होता है उसी की बेस पे तो हमने इसको डिफरेंट किया था। तो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अच्छे से क्लियरली तरीके से ये दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति की वजह से जो संरचना बनती है या जो न्यूक्लियस बचा हुआ होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ना बोल के उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाभ कहा जाता है। वैसे ही इसके जस्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से ये दिखाई देते हैं, यानी स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। ठीक है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। S मतलब यहाँ पर एक इकाई है राइबोसोम की, स्वेडबर्ग यूनिट है ये। ठीक है, तो जो ये राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। और 70S जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, छोटा और बड़ा, जिसकी डिटेलिंग हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जो ऑर्गन्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सब हम आगे की क्लासेस, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो 70S है ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, बड़ी और छोटी। बड़ी वाली सब यूनिट है यहाँ पर 50S और छोटी वाली सब यूनिट है यहाँ पर 30S। ठीक है, S मतलब मैंने बता दी यूनिट है, ये स्वेडबर्ग इकाई जिसे हम कहते हैं। और ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से टाइप का पाया जाता है, 80S प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी 2 सब यूनिट होती है, छोटी और बड़ी। बड़ी सब यूनिट होती है वो कौन से टाइप की होती है, 60S टाइप की होती है। और छोटी सब यूनिट होती है वो किससे कौन से टाइप की होती है, 40S टाइप की होती है। ठीक है, कुछ लोग इसे इस तरह से लिख देते हैं 50S प्लस 30S, जो कि बिल्कुल क्या है, लिखने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, हम इसे प्लस करके नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। जैसा कि अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस के सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम आएगी, श्वसन की प्रॉब्लम आएगी। तो श्वसन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पर ही क्या पाया जाता है, जो श्वसन एंजाइम होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ऐसे ही जितने भी लेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। चलो देख लेते हैं एक एक के नाम। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, अनुपस्थित होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, उपस्थित होगा। गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, उपस्थित, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। परोक्सिसोम की बात कर लेते हैं। परोक्सिसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे, ये उपस्थित होंगे। वैक्यूल्स की बात करते हैं। ये जो वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होती है, उपस्थित होती है। सेंट्रियोल्स, तारककाई की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक की सेल के अंदर तारककाई या सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है,
उपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एक गुणसूत्र होता है और वो एक गुणसूत्र भी केवल एक डीएनए का बना होता है। और किस फॉर्म में जमा होता है, ये किस फॉर्म में अरेंज रहता है, ये रिंग फॉर्म में ये अरेंज रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक पाया जाता है और वो भी किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक ही डीएनए से बना होता है। और किस व्यवस्था में ये, किस अरेंज में ये जमा रहते हैं, तो ये होते हैं रिंग फॉर्म में, ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर बात करी थी हमने, केंद्रक के अंदर बात करी थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से वो जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोइड कहलाती है। वहाँ पे केंद्रक ना कहला करके न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो वहां साथ के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अनुपस्थित होने के साथ साथ वहां पर न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं, ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोन प्रोटीन। सब लोग जानते होंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, डीएनए के साथ ये बाइंड होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन सब लोग जानते होंगे 5 प्रकार का होता है, ये H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की, विभाजन की। विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन यानी अमाइटोसिस पाया जाता है, जिसके अंदर बर्डिंग यानी मुकुलन होता है, विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। इन विधियों के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पर एमाइटोसिस भी होता है, कुछ में एमाइटोसिस भी होता है और साथ में वहां पर माइटोसिस या मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने किस किस बारे में पढ़ा था, आज हमने पूरी कोशिका के अंदर पढ़ा है कोशिका की डेफिनेशन। ठीक है, सेल डेफिनेशन के बाद में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेल थ्योरी, सेल की डिस्कवरी। ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर हमने मॉडल सेल थ्योरी भी पढ़ी है और फिर हमने सेल के टाइप्स पढ़े हैं। और ये सारी की सारी चीजें सेल्स के लिए क्या है, बेसिक चीजें हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेल्स के बारे में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और ये होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसी के आधार पर फिर हम पढ़ेंगे जितने भी ऑर्गन्स हमने यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखे हैं, उन ऑर्गन्स को एक एक करके हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना भी ना भूलें, जिससे कि मुझे आगे के टॉपिक्स के बारे में पता चले कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।